Hello students, today we will start chapter 4 of our Vistas book The Enemy. This chapter has been written by Pearl S. Buck. इस चैप्टर में वर्ल्ड वॉर के टाइम की स्टोरी है। वर्ल्ड वॉर के टाइम सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि अमेरिकन्स और जापानीज़ आपस में एनिमीज़ हुआ करते थे, एक दूसरे को दुश्मन समझते थे। तो ऐसे हालात में एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर मतलब युद्ध के दौरान जो दूसरे देशों के सोल्जर्स होते हैं उनको बंदी बना लिया जाता है एनिमी कंट्री में, तो वो कहलाते हैं प्रिजनर ऑफ वॉर। तो अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर जापान की जेल से भागा था और वो बहुत ही ज़्यादा मरने जैसी हालत में था, डाइंग स्टेट में था। वो कहाँ आके गिरता है, जापानीज़ डॉक्टर के बिल्कुल घर के सामने आके गिर जाता है। अब वो जापानीज़ डॉक्टर क्या करे, जापानी होने के नाते, देशभक्त होने के नाते अपने देश के दुश्मन को पुलिस को सौंप दे, या फिर एक डॉक्टर होने के नाते अपने मेडिकल प्रोफेशन का मान करते हुए उसका ट्रीटमेंट करे, उसकी जान बचाए। तो ये एक दुविधा आ जाती है जापानीज़ डॉक्टर के सामने। ये जापानीज़ डॉक्टर हैं डॉक्टर सदाओ। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी और देखते हैं कौन है डॉक्टर सदाओ और ये सब कैसे हुआ। डॉक्टर सदाओ होकी का घर जापानीज़ कोस्ट पे बना हुआ है, मतलब समुद्र तट पे बना हुआ है। उनके घर के सामने एक छोटा सा बीच है, बीच पर पाइन ट्रीज़ लगे हुए हैं, देवदार के पेड़ लगे हुए हैं। डॉक्टर सदाओ जब छोटे थे तो वो उसी बीच पर खेला करते थे। जब वो छोटे थे तो उनके पापा अक्सर उनको वहाँ पर आसपास बने हुए छोटे छोटे आइलैंड्स दिखाकर कहते थे कि देखो, वो जापान के फ्यूचर के स्टेपिंग स्टोन हैं, जापान के फ्यूचर के पहली सीढ़ियाँ हैं। तो सदाओ अक्सर अपने पापा से पूछा करते थे कि हम इन पहली सीढ़ी पे चढ़ के कहाँ पहुँचेंगे। तो सदाओ के पापा उससे कहा करते थे कि कोई भी हमारा फ्यूचर बांध नहीं सकता है, हमारे फ्यूचर को कोई लिमिट नहीं कर सकता है, हम जो चाहते हैं उसको बना सकते हैं, अपनी मेहनत से अपने फ्यूचर को जो चाहें बना सकते हैं। ऐसा सदाओ के पापा सदाओ से हमेशा कहा करते थे। सदाओ अपने पापा की इकलौती संतान थे। डॉक्टर सदाओ के अलावा उनके फादर का कोई और चाइल्ड नहीं था। सदाओ ने अपने पापा की कही हुई बात बिल्कुल अपने माइंड में बैठा ली थी। सदाओ के पापा ने भले ही सदाओ के साथ कभी भी हंसी मजाक ना किया हो, भले ही उसके साथ कभी गेम्स ना खेले हों, लेकिन उन्होंने सदाओ के लिए बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ झेली थी। वो सदाओ को बहुत पढ़ा लिखा के एक बड़ा आदमी बनाना चाहते थे, एक डॉक्टर बनाना चाहते थे। तो इसी के लिए उन्होंने सदाओ को 22 साल की उम्र में अमेरिका भेज दिया था सर्जरी और मेडिसिन की पढ़ाई करने के लिए। सदाओ जानता था अच्छे से कि उसकी एजुकेशन उसके पापा की चिंता का मेन कारण है। सदाओ लगभग 7-8 साल अमेरिका में रहा और 30 साल की उम्र तक एक सर्जन और एक साइंटिस्ट बनकर वापस लौटा। अपने पापा की डेथ से पहले उसने अपने पापा का सपना पूरा कर दिया था सर्जन बनके। सदाओ को साइंटिस्ट भी इसीलिए कहा है क्योंकि सदाओ एक ऐसी मेडिसिन पे रिसर्च कर रहा था जो कि ज़ख्मों को बिल्कुल क्लीन कर देती थी, ज़ख्मों के निशान भी नहीं छोड़ती थी। डॉक्टर सदाओ को कहीं भी अब्रॉड नहीं भेजा जाता है, किसी दूसरे देश में नहीं जाने दिया जाता है, क्योंकि जो जापान की आर्मी के रिटायर्ड जनरल हैं वो अब बूढ़े हो चुके हैं और उनको कभी भी इमीडिएट ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, उनके साथ कभी भी कोई भी इमरजेंसी हो सकती है। तो इसीलिए उनकी देखभाल के लिए सदाओ को जापान में ही रखा जाता है। वो डॉक्टर सदाओ से ही अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। एक शाम की बात है, डॉक्टर सदाओ अपने घर की बालकनी में खड़े होकर उनके घर के सामने जो समुद्र है उसमें से उड़ते हुए बादलों को देख रहे थे। समुद्र का पानी ठंडा होने के कारण धुंध उठ रही थी, वो बादलों जैसी लग रही थी, बहुत घनी धुंध थी उस शाम। तो डॉक्टर सदाओ उसी को देख रहे थे। वो देख रहे थे कि कैसे थोड़ी थोड़ी देर में धुंध ने आसपास के सभी आइलैंड्स को कवर कर लिया है और कुछ ही मिनटों के अंदर ये जो मिस्ट है, ये धुंध, ये घर को भी रैप कर लेगी, घर को भी कवर कर लेगी। वो सोच ही रहे थे कि अंदर जाएं, अपनी वाइफ के पास, हना उनकी वाइफ का नाम है, हना के पास जाएं और अपने बच्चों के पास जाएं। तभी इतने में हना बाहर ही आ जाती है। हना ने डार्क ब्लू कलर की हाउरी पहनी हुई है। हाउरी होता है एक जापानीज़ गारमेंट, बहुत ढीला ढाला होता है। तो हना ने वही हाउरी पहनी हुई है। हना बाहर आके डॉक्टर सदाओ के पास ही खड़ी हो जाती है बालकनी में। डॉक्टर सदाओ मन ही मन सोचते हैं कि कैसे वो हना से मिले थे अमेरिका में, लेकिन फिर भी उन्होंने उससे शादी करने के लिए वेट किया था, उससे जान पहचान बढ़ाने के लिए वेट किया था, जब तक कि वो श्योर नहीं हो गए कि हना भी जापानीज़ है। क्योंकि सदाओ के पापा हना को कभी एक्सेप्ट नहीं करते अगर हना जापानीज़ नहीं होती।
वो मन ही मन अपने आप को लकी समझ रहे थे कि किस तरह से वो उस रात अमेरिकन प्रोफेसर के घर नहीं जाने वाले थे, लेकिन फिर भी वो गए जहाँ पर उनको हना मिली। हना जो कि वहाँ पे न्यू स्टूडेंट थी, वो हना के साथ हुई अपनी पहली मीटिंग को याद कर रहे थे। वो सोच रहे थे कि अगर उनकी शादी हना से नहीं हुई होती तो क्या होता। डॉक्टर सदाओ मन ही मन सोचते हैं अपने अमेरिकन प्रोफेसर के बारे में। प्रोफेसर का नाम है प्रोफेसर हार्ली, जिनके घर पे उनको हना मिली थी। वो बताते हैं, मतलब मन ही मन सोचते हैं कि प्रोफेसर और उनकी वाइफ बहुत अच्छे थे, बहुत काइंड थे। वो अपने फॉरेन स्टूडेंट्स, मतलब विदेशों से आए स्टूडेंट्स के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे। हालांकि बच्चे उनकी इस काइंडनेस से बोर भी हो जाते थे, लेकिन फिर भी उसको एक्सेप्ट करते थे। प्रोफेसर की वाइफ बहुत ज़्यादा बातूनी थी और खाना भी कुछ अच्छा नहीं बनता था उनके घर पे, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स सब कुछ एक्सेप्ट करते थे। अब हना और डॉक्टर सदाओ एक हैप्पीली मैरिड लाइफ जी रहे हैं अपने दोनों बच्चों के साथ, अपने उसी घर में, उसी जापानीज़ घर में जो समुद्र तट के सामने है। उनके घर में नौकर चाकर हैं उनकी हेल्प के लिए। ओवरऑल वो दोनों एक कंप्लीट लाइफ जी रहे हैं। जब डॉक्टर सदाओ ये सब सोच ही रहे होते हैं, तभी डॉक्टर सदाओ और हना को नज़र आता है कुछ ब्लैक सा, जो कि धुंध में से निकल रहा होता है। वो एक आदमी था। वो समुद्र में पानी के बीच से टकराता हुआ, किसी चीज़ में ठोकरें खाता हुआ आ रहा था। उस ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बॉडी खुद को घसीटते हुए ला रही है। उसके जो हाथ थे वो उसके सिर के ऊपर थे। मतलब ओवरऑल देखने से लग रहा था कि वो बंदा तैर के तो नहीं आ रहा है, बहते हुए आ रहा था वो। फिर धुंध ने दोबारा से उस आदमी को ढक लिया। हना चिल्लाई कि कौन है वो। सदाओ ने हना का हाथ छोड़ा और वो दोनों रेलिंग के ऊपर झुक गए देखने के लिए कि वो कौन है। फिर से धुंध थोड़ी हटी तो उन दोनों ने उसको देखा। वो आदमी अपने घुटनों के बल रेंग रहा था। फिर उन दोनों ने देखा कि वो आदमी अपने मुंह के बल वहीं गिर गया, उनके घर के सामने ही। अ फिशरमैन परहैप्स, सदाओ ने सोचा कि हो सकता है वो कोई फिशरमैन हो, समुद्र में गिर गया हो, कोई मछुआरा हो, बोट से गिर गया हो मछली पकड़ते हुए और ऐसे बह के आ गया हो। अब डॉक्टर सदाओ सीढ़ियों से नीचे उतर के दौड़ पड़े उसको देखने के लिए कि वो कौन है। हना भी उनके पीछे पीछे दौड़ते हुए जा रही थी और हना ने जो हावरी पहनी थी, जो ढीला सा गारमेंट पहना हुआ था, उसकी स्लीव्स भी उड़ते हुए जा रही थी। 1-2 मील दूर वहाँ से कुछ फिशिंग विलेजेस थे, मछुआरों के गांव थे। लेकिन यहाँ तो एक खाली सा समुद्र तट है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसमें समुद्र के नीचे क्या होती हैं, चट्टानें होती हैं। समुद्र के बीचों बीच अंदर ही अंदर चट्टानें खड़ी हुई हैं, ऊंची नीची चट्टानें। अगर कोई उनके बीच से आ भी गया समुद्र में तैरता तैरता, तो उसकी हालत तो वाकई बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई होगी। ऐसा अंदाज़ा लगाया सदाओं ने कि समुद्र के बीच में जो हैं वो चट्टानें हैं, चट्टानों में टकराते हुए आया होगा जो भी आया होगा, तो हालत इसकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी होगी। तो उन्होंने देख ही लिया था वो, तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जहाँ पर वो गिरा था मुंह के बल, वहाँ की रेत पूरी खून से लाल हो चुकी थी। सदाओं ने कहा कि घायल है ये आदमी। वो जल्दी से उस आदमी की तरफ बढ़ा जो कि ऐसे ही मोशनलेस, ऐसे ही बिना किसी हरकत के पड़ा हुआ था, जिसका फेस सैंड में टच हो रहा था, रेत में टच हो रहा था। उसके सर पे एक पुरानी सी टोपी ढकी हुई थी जिसमें समुद्र का पानी भरा हुआ था। उसके जो फटे चिथड़े कपड़े थे उनमें भी पानी भर गया था, वो भी गीले हो रखे थे। सदाओ वहाँ पर आके रुक गया उस आदमी के पास और हना भी उसके साइड में रुक गई। फिर सदाओ ने उस आदमी का चेहरा पलटा तो उन्होंने क्या देखा कि वो एक वाइट मैन है। हना ने धीरे से बोला कि अरे ये तो वाइट मैन है, गोरा आदमी है, मतलब अमेरिकन है। तो सदाओ ने कहा हाँ ये वाइट मैन है। तो जैसे उन्होंने उसका चेहरा पलटा तो उसकी कैप गिर गई वहाँ से, तो उसके गीले गीले येलो कलर के हेयर निकल आए बाहर। ऐसा लग रहा था कि कई हफ्तों से उसके बाल नहीं काटे गए हैं। वो बहुत ही यंग था। उसके यंग और टॉर्चर्ड, मतलब बहुत ज़्यादा उसको सताया गया था। उसके टॉर्चर्ड फेस पे एक रफ़ सी येलो कलर की बियर्ड थी, येलो कलर की दाढ़ी थी। वो बेहोश था, उसे कुछ नहीं पता चल रहा था उसके साथ क्या किया जा रहा है। डॉक्टर सदाओ को याद आया उसका ज़ख्म, तो उन्होंने अपनी एक्सपर्ट फिंगर्स से ढूंढना शुरू किया कि कहाँ है ज़ख्म बॉडी में। तो जैसे ही सदाओ ने ज़ख्म पे टच किया तो वहाँ से ब्लड बहने लगा। ब्लड बहना बंद हो गया था, लेकिन सदाओ के टच से वो ज़ख्म खुल गया और फिर से खून बहने लगा। सदाओ ने देखा कि उसकी लोअर बैक में राइट साइड में बंदूक का निशान हो रखा है, बंदूक का ज़ख्म था जो कि सदाओ के हाथ लगाने से दोबारा से खुल गया था और उसमें से खून बह रहा था। जिस जगह बंदूक लगी थी, बंदूक की गोली लगी थी, वहाँ का मांस काला हो गया था गन पाउडर की वजह से। ज़्यादा दिन नहीं हुए थे उसको गोली लगे, और जब से उसको गोली लगी थी उसको कोई भी इलाज, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था।
और ऊपर से बदकिस्मती ये कि जो चट्टानें टकराई वो भी उसके ज़ख्मों में खूब टकराई, जिसके कारण ये ज़ख्म और ज़्यादा गहरा हो गया था और इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। हाना फिर से धीरे से बोली कि देखो कैसे इसको खून निकल रहा है, किस तरह से ब्लीडिंग हो रही है। और फिर अब इस टाइम तक धुंध ने फिर से उन दोनों को पूरा कवर कर लिया था, उन लोगों को ढक दिया था। ये दिन का लास्ट टाइम था, मतलब शाम हो चुकी थी। इस टाइम कोई नहीं आता था बीच पर, फिशरमैन भी अपने घर जा चुके होते थे और बीच कॉम्बर्स भी नहीं आते थे। बीच कॉम्बर्स वो लोग होते हैं जो बीच पर घूमते रहते हैं कुछ ना कुछ यूज़फुल चीज़ों की तलाश में। तो अब ना तो वहाँ पर फिशरमैन आने वाले थे, ना ही बीच कॉम्बर्स। तो रात हो चुकी थी, तो सदाओ ने अपने आप से ही बोला कि क्या करेंगे अब इस आदमी का। लेकिन उसके जो हाथ थे वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड थे। ऐसा लग रहा था जैसे सदाओ के जो ट्रेंड हाथ हैं वो खुद ही उसकी भयानक ब्लीडिंग को रोक देना चाहते हैं। वो खुद ही कुछ ना कुछ करना चाहते हैं ताकि उसकी ब्लीडिंग रुक जाए। तो सदाओ ने उसकी ब्लीडिंग रोकने के लिए उसके ज़ख्म को सी मोस लगा के ढक दिया। सी मोस यानी कि समुद्री काई, जो बीच पर यहाँ वहाँ बिखरी हुई थी, वहीं से थोड़ी सी काई उठाई और उसके ज़ख्म को पूरी तरह से पैक कर दिया ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। वो आदमी बेहोश था लेकिन फिर भी दर्द के मारे कराह रहा था। दर्द इतना ज़्यादा था कि बेहोशी में भी उसकी कराहने की आवाज़ निकल रही थी, लेकिन फिर भी वो नहीं जागा, वो बेहोश ही रहा। सदाओ ने अपने आप से बात करते हुए कहा कि सबसे बढ़िया तो यही रहेगा कि इसको उठा के वापस समुद्र में फेंक दिया जाए। अब क्योंकि ब्लीडिंग रुक गई थी तो सदाओ खड़ा हुआ, उसने अपने हाथ झाड़े, हाथों पे लगी हुई रेत झाड़ी। हना ने भी हाँ में हाँ मिलाई कि हाँ यही ठीक रहेगा, लेकिन फिर भी वो उस बेचारे आदमी को देखती रही। सदाओ ने कहा, अगर हम एक वाइट मैन को, एक गोरे आदमी को अपने घर में पनाह देते हैं, शरण देते हैं, तो हम अरेस्ट हो जाएंगे, और अगर हम इसे पुलिस को सौंप देते हैं तो ये बिल्कुल निश्चित रूप से मर ही जाएगा। हना ने कहा कि सबसे अच्छा इसके साथ यही रहेगा कि हम इसको समुद्र में ही वापस डाल दें। लेकिन ऐसा दोनों कहते तो रहे, लेकिन दोनों में से कोई नहीं हिला उसको समुद्र में फेंकने के लिए। वो बिल्कुल मन में नफरत का भाव लिए उसको देख रहे थे, कर कुछ नहीं पा रहे थे दोनों, सिर्फ उसको देखे जा रहे थे। हना ने कहा, क्या है ये, कौन है ये? फिर सदाओ ने बोला कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो इसके अमेरिकन होने की तरफ इशारा करता है। तो सदाओ ने उसकी कैप उठाई और उस पर जो कुछ भी लिखा था वो पढ़ के बताया कि ये एक सेलर है, ये एक नाविक है अमेरिकन वारशिप से। अमेरिका के जो युद्ध पोत थे, युद्ध वाली जो शिप्स थी, उसका ही कोई सेलर है। उसने पढ़ा कि कैप पे लिखा हुआ था यूएस नेवी। तो अब ये बात उन दोनों को क्लियर हो चुकी थी कि वो आदमी एक प्रिजनर ऑफ वॉर था, अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर। अब ये बात उनको उसकी टोपी से क्लियर हो गई, उसकी कैप से क्लियर हो गई। उसकी कैप पे क्लियरली लिखा हुआ था यूएस नेवी। हाना धीरे से चिल्लाई कि ये तो भागा हुआ है और इसीलिए घायल है। सदाओ ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई, हाँ ये भागा हुआ है इसीलिए घायल है, तभी इसको पीछे कमर में गोली लगी हुई है। अब वो दोनों बहुत ज़्यादा हेजिटेट करने लगे, एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तो हना ने कहा, बहुत ज़्यादा रिजोल्यूट होकर हना ने बोला कि चलो, क्या हम दोनों मिलकर इसको समुद्र में फेंक सकते हैं? सदाओ ने पूछा कि अगर मैं हाँ करूँ तो क्या तुम फेंक पाओगी? तो हना ने कहा कि नहीं, लेकिन अगर तुम इसको अकेले ही कर सको तो। सदाओ भी हिचकिचाने लगा और वो भी हाँ नहीं कर पाया। सदाओ ने कहा कि सबसे अजीब बात तो ये है कि अगर ये ठीक ठाक होता तो मैं बेझिझक इसको पुलिस को सौंप देता। मुझे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है, ये मेरा दुश्मन है, सभी अमेरिकन्स मेरे दुश्मन हैं। ये एक आम आदमी है, देखो कितना मूर्ख सा लग रहा है ये देखने में, लेकिन क्योंकि ये घायल है तो ऐसा कह के सदाओ रुक जाता है। हना ने कहा, तो इसका मतलब तुम भी इसको समुद्र में नहीं फेंक पाओगे? तो फिर हना ने कहा कि अब फिर तो हमारे पास दूसरा ही ऑप्शन बचता है, अकेला ऑप्शन यही बचता है कि हम इसको उठा के घर में ले जाएं। सदाओ ने पूछा, लेकिन सर्वेंट्स का क्या करेंगे? घर में हम अकेले थोड़ी रहते हैं, सर्वेंट्स भी रहते हैं, उनका क्या करेंगे, उन्हें क्या जवाब देंगे? तो हना ने कहा कि हम बस सर्वेंट्स को ये बता देंगे कि हम इसको ठीक करके पुलिस को सौंप देंगे, और हम ऐसा ही तो करेंगे सदाओ। हमें बच्चों का और तुम्हारी पोजीशन के बारे में भी सोचना होगा। इसकी वजह से सब कुछ हम खतरे में नहीं डाल सकते, और अगर हमने इसको पुलिस को नहीं सौंपा तो इसकी वजह से बच्चों का फ्यूचर और तुम्हारी पोजीशन सब खतरे में आ जाएगा। सदाओ ने कहा, तुम ठीक कह रही हो, मैं ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता, और इसके अलावा और कुछ हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है। तो फिर दोनों ने एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाई और दोनों मिलकर उस आदमी को उठाकर घर के अंदर ले गए। वो आदमी इतने दिनों से भूखा था कि बिल्कुल
एक कमज़ोर पक्षी की तरह वो हल्का हो रखा था, ऐसे पक्षी की तरह जिसमें केवल पंख और स्केलेटन ही बचा हो, मांस बचा ही ना हो, इतना हल्का था वो। उसके दोनों हाथ लटकते हुए ले जा रहे थे वो दोनों। वो उसको साइड वाले डोर से घर के अंदर ले गए। वो साइड वाला डोर एक पैसेज, एक गैलरी में खुलता था, और पैसेज के आगे जाके अंदर एंड में एक खाली बेडरूम पड़ा हुआ था। वो सदाव के पापा का बेडरूम था। सदाव के पापा की डेथ के बाद से वो रूम यूज़ नहीं हुआ था। उन्होंने उस आदमी को उस बेडरूम में ले जाकर ज़मीन पर लेटा दिया। उस रूम में हर चीज़ जापानीज़ स्टाइल की थी, क्योंकि सदाओ के पापा ने अपनी पूरी लाइफ में कभी भी कोई फ़ॉरेन चीज़ यूज़ नहीं की थी। वो कट्टर जापानी थे और कट्टर जापानी तरीके से ही वो रहा करते थे। कभी भी वो किसी फ़ॉरेन बेड या फ़ॉरेन चेयर पे नहीं बैठे थे। वो ज़मीन में सोते थे, ज़मीन में बैठते थे। हना कबर्ड तक गई और कबर्ड खोल के उसने सिल्क की रज़ाई निकाली। उसने सिल्क की रज़ाई निकाल तो ली, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हिचकिचाई उस आदमी को सिल्क की रज़ाई देने में, क्योंकि वो रज़ाई एकदम साफ़ सुथरी वाइट कलर की थी, जिस पे फ्लावर लगे हुए थे, फ्लावर प्रिंट हो रखे थे। प्योर वाइट सिल्क की रज़ाई थी, और वो आदमी जो था वो बहुत गंदा था। तो हना को अजीब सा लग रहा था कि रज़ाई साफ़ सुथरी रज़ाई है, गंदी हो जाएगी इसको देने से, इसीलिए वो हेजिटेट कर रही थी उसको वो रज़ाई देने में। वो अपने आप से ही बात करने लगी, अपसेट होकर, कि कितना गंदा है ये। तो सदाओ ने उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया, मतलब वो उसे गंदा किस वजह से कह रही थी। सदाओ ने कहा, हाँ काफ़ी गंदा है, अच्छा होगा कि इसको नहला दिया जाए, इसको साफ़ कर दिया जाए। अगर तुम गर्म पानी ले आओ तो मैं इसको साफ़ कर दूँगा, वॉश कर दूँगा। तो हना ने कहा कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी अगर आप इसको टच करोगे तो। हमें सर्वेंट्स को बताना ही होगा कि यहाँ पर आ गया है, मैं यूमी को बताने जा रही हूँ। वो कुछ देर के लिए बच्चों को छोड़ के आ जाएगी और उसको वॉश कर देगी। सदाओ ने एक सेकंड के लिए सोचा और फिर कहा कि चलो ठीक है, जैसा तुम कहो। तुम यूमी को बताओ, मैं बाकी नौकरों को बताता हूँ। लेकिन उस आदमी के चेहरे पर इतना पीलापन था कि सदाओ ने पहले उसकी पल्स चेक करना ही ठीक समझा। उसकी पल्स बहुत ज़्यादा हल्की थी, लेकिन थी, मतलब वो आदमी जीवित था। फिर सदाओ ने अपना हाथ रख के उसके कोल्ड ब्रेस्ट पे उसकी हार्ट बीट चेक की। उसका हार्ट भी अभी अलाइव था, उसका हार्ट भी अभी काम कर रहा था, वो आदमी अभी ज़िंदा था। सदाओ ने कहा कि अगर इसका ऑपरेशन नहीं किया गया तो ये मर जाएगा। लेकिन उसने फिर सोचा और कहा कि अगर मैं इसका ऑपरेशन कर भी दूँ और पुलिस के हवाले कर भी दूँ, तब कौन सा गारंटी है कि ये बच ही जाएगा, इसको मरना ही है तब भी। तो हना डरी हुई थी, इसलिए वो चिल्लाई कि इसको बचाने की कोशिश मत करो, अगर ये बच गया तो हमारा क्या होगा। तो सदाओ ने इस पे कहा कि अगर ये मर गया तो क्या होगा। और वो ऐसा कह के खड़ा रहा और उस आदमी को देखता रहा, सोचता रहा कि ज़रूर इस आदमी में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शक्ति रही होगी, जो ये इतनी सारे टॉर्चर्स, उसके बाद गोली का लगना, गोली लगने के बाद खून बहना, और उसके बाद अपने उसी ज़ख्म में चट्टानों से चोट पहुंचना, सब कुछ बर्दाश्त कर गया। ज़रूर इसमें बहुत शक्ति रही होगी। और अभी तो ये बहुत ही यंग था, 25 का भी नहीं था। सदाओ ये सब सोच ही रहा होता है कि हना पूछती है कि क्या मतलब है आपका मरने से, कि ऑपरेशन से मर जाए तो। सदाओ ने कहा हाँ। हना इस पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और कुछ जवाब नहीं दे पाती। फिर सदाओ मुड़ते हैं और कहते हैं कि किसी भी कीमत पर कुछ ना कुछ तो इसका करना ही होगा, और सबसे पहले इसको वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो फटाफट रूम के बाहर चले गए और हना भी उनके पीछे पीछे बाहर आ गई। वो उस अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर के साथ रूम में अकेले नहीं रुकना चाहती थी। ये पहला अमेरिकन था जो हना ने देखा था अमेरिका छोड़ने के बाद, लेकिन अब हना को उससे कोई लेना देना नहीं था। अब यहाँ पर ये उसका एनिमी था, दुश्मन था, उसके लिए एक परेशानी का कारण था, एक मीनेस था, चाहे जीवित या मृत, मतलब वो जिंदा बचे या मर जाए, लेकिन हना के लिए तो वो एक परेशानी का कारण ही था। इसके अलावा हना को उससे कोई और लेना देना नहीं था। हना नर्सरी की तरफ मुड़ गई। नर्सरी मतलब जहाँ पर बच्चों को रखते हैं वो लोग, बच्चों के रहने की जगह। नर्सरी की तरफ मुड़ी और उसने यूमी को आवाज़ दी, लेकिन बच्चों ने उसकी आवाज़ सुन ली और उसको अंदर जाना पड़ा कुछ सेकंड्स के लिए और अपने बेटे के साथ खेलना पड़ा। उसका बेटा अभी 3 महीने का ही था। उसने बेबी के सर के ऊपर से यूमी को इशारा किया कि यूमी मेरे साथ बाहर आओ। तो यूमी ने कहा कि मैं एक बार बेबी को सुला दूं, बेबी सोने के लिए रेडी है, उसके बाद आती हूँ। हना यूमी के साथ बेबी के बेडरूम तक गई। वो बेबी को अपने हाथों में अपनी गोदी में लेकर खड़ी रही, तब तक यूमी ने बिस्तर बिछाया और बेबी को उसमें सुला दिया। फिर हना यूमी को किचन तक ले गई और वहाँ पर जो 2 सर्वेंट्स ऑलरेडी मौजूद थे वो पहले ही डर गए थे, क्योंकि सदाओ ने उनको सब बता दिया था। उनके घर में एक बूढ़ा गार्डनर भी था
ये गार्डनर बहुत पुराना था उनका, सदाओ के फादर के टाइम से ये इनकी सेवा कर रहा था। वो घर के कामों में भी कभी कभी हेल्प कर दिया करता था। उसने ये सारी बातें सुन के अपने अपर लिप से कुछ बाल उखाड़े चिंता के मारे। उस गार्डनर ने हना से कहा कि मास्टर को, मालिक को इस गोरे आदमी का इलाज नहीं करना चाहिए, उसको मर ही जाना चाहिए, उस गोरे आदमी को मर ही जाना चाहिए। अब यहाँ पर जो गार्डनर है वो थोड़ी सी सुपरस्टिशियस बात कर रहा है, मतलब थोड़ी सी अंधविश्वास वाली बात कर रहा है। वो ये है कि गार्डनर कहता है कि उस गोरे आदमी का इलाज नहीं करना चाहिए मास्टर को, और उस गोरे आदमी को मर ही जाना चाहिए। पहले तो उसको गोली लगी, फिर उसको समुद्र ने पकड़ लिया और अपनी चट्टानों से घायल कर दिया। अगर मास्टर यानी कि हमारा मालिक सदाओ जो है वो बंदूक का किया, समुद्र का किया ठीक करता है, उसका इलाज करता है, उन ज़ख्मों को भरता है, तो वो डेफिनेटली हम सबसे इस चीज़ का बदला लेंगे, रिवेंज लेंगे। तो हना ने बहुत शांति से उसको कहा कि मैं उनको बता दूंगी आपने क्या कहा है। लेकिन वो खुद भी तो डरी हुई थी। वो उस बूढ़े आदमी जितनी सुपरस्टिशियस तो नहीं थी, उतनी अंधविश्वासी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो डरी हुई थी। लेकिन हना खुद भी सोचती है क्या किसी दुश्मन की मदद करना कभी भी किसी के लिए बेनिफिशियल रहा होगा जो अब होगा। खैर फिर भी वो यूमी से कहती है कि गर्म पानी लेकर और वाइट मैन के रूम तक आ जाए। वो आगे आगे गई, पार्टीशन डोर खोले उसने। सदाओ अभी तक रूम में नहीं आया था। यूमी भी हना के पीछे पीछे गई रूम के अंदर और उसने अपनी वुडन बकेट, लकड़ी की बाल्टी नीचे रख दी। फिर वो वाइट मैन के पास तक गई। जब उसने यानी यूमी ने वाइट मैन को देखा तो उसने अपने थिक लिप्स को, अपने मोटे मोटे लिप्स को फोल्ड कर लिया, बिल्कुल ज़िद में बंद कर लिया। यूमी ने कहा हना से कि मैंने कभी भी अपनी पूरी लाइफ में किसी वाइट मैन को वॉश नहीं किया है, किसी गोरे आदमी को क्लीन नहीं किया है, और अब इतने गंदे आदमी को मैं बिल्कुल भी क्लीन नहीं करूँगी। हना उस पर चिल्लाई। उसने यूमी को डांटा, कहा कि तुम्हें वही करना पड़ेगा जो तुम्हारा मास्टर तुम्हें ऑर्डर देता है। लेकिन यूमी के चेहरे पर अभी भी एक रेसिस्टेंस था, एक विरोधाभास था, एक इस टाइप का एक्सप्रेशन था कि हना चाहे उसको डांटे या कुछ भी करे, वो वाइट मैन को वॉश नहीं करेगी, हना का ऑर्डर नहीं मानेगी। हना और ज़्यादा गुस्सा कर सकती थी क्योंकि यूमी जो है हना की सर्वेंट है और उसको हना की बात माननी ही है। लेकिन हना ने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो खुद भी डर गई थी। वो ये सोच के डर गई थी कि अगर सर्वेंट्स इस आदमी के कारण मेरा ऑर्डर मानने से मना कर रहे हैं तो ये बाहर जाकर भी ऐसी कोई कंप्लेन कर सकते हैं जो कि हुआ ही नहीं है। मतलब हमें एज अ ट्रेटर बता के ये कंप्लेन भी कर सकते हैं। अगर इन लोगों के अंदर इतनी ही विरोध करने वाली फीलिंग आ रही है तो इसलिए हना शांत हो जाती है और यूमी पे और ज़्यादा गुस्सा नहीं करती। तो वो यूमी को कहती है कि ठीक है, क्या तुम समझती हो कि हम केवल इसको यहाँ पर इसलिए लाए हैं ताकि हम इसको होश में ला सकें और इसको फिर पुलिस को हैंड ओवर कर सकें। तो यूमी ने कहा कि मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ और ये मेरा काम नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से। तो हना ने फिर प्यार से कहा देन प्लीज़ मूव, कि तुम जा सकती हो, अपना काम कर लो जाके। हना को गुस्सा तो आ रहा था यूमी की इस हरकत पे, लेकिन वो कुछ नहीं कह पा रही थी क्योंकि डर रही थी कि कहीं ये सर्वेंट्स गुस्से में आके बाहर कंप्लेन ना कर दें। तो उसके ऐसा कहते ही यूमी रूम से चली गई। लेकिन अब हना उस वाइट मैन के साथ रूम में अकेली रह गई थी। वो बहुत डरी हुई थी, उस वाइट मैन के साथ अकेले रूम में नहीं रुकना चाहती थी, लेकिन यूमी की ज़िद के कारण उसको गुस्सा भी बहुत आ रहा था। अब उसने डिसाइड किया कि अब वो किसी पर डिपेंड नहीं रहेगी, अब वो ये काम खुद ही कर लेगी। दैट्स इट फॉर नाउ, वी विल कंटिन्यू द चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो।